नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हैं, जो संस्कार धानी और न्याय धानी दोनों की छवि के साथ आगे बढ़ता रहा है। और उसके साथ एक समीक्षा और एक शिकायत ये भी आती है कि बिलासपुर को जैसा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना था वो उस तरह से उभर नहीं पाया, लेकिन संभावनाएं हमेशा हैं। और ऐसा लगता है कि वो समय, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी के तौर पे जानी जाती है जो डेवलपमेंट पर काफ़ी फोकस करके आगे बढ़ती है, तो अब फोकस बिलासपुर की तरफ होना ही चाहिए और होगा ही। हम समझेंगे उन सीनियर बीजेपी के लीडर से जिनका बहुत लंबा अनुभव है राजनीति का। मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर, वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी, जो लखीराम अग्रवाल जी के पुत्र हैं। और निश्चित तौर पर ये बात उनके साथ हमेशा जुड़ी रही और जुड़ी रहेगी। बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सरज जी। जी, काफ़ी समय बाद आपसे बातचीत करने का मौका मिला, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि बीजेपी की और संघ की रीति नीति में जो नेता गहरे उतरे हुए होते हैं, मैं बेहिचक आपको देखता हूं ऐसे ही एक राजनेता के तौर पर, जिसके पास अध्ययन है, राजनीति का विश्लेषण है और राजनीति से हटकर भी राजनीति को, समाज को देखने की दृष्टि है। पहला मेरा यही प्रश्न होगा, आज की राजनीति को आप देखते हैं, ये जनता के प्रति बहुत झुक गई है, इसका ओरिएंटेशन बहुत हद तक जनता के प्रति हो गया है। मैंने ऐसे राजनेता भी देखे हैं अपने 30 वर्ष के पत्रकारिता के क्षेत्र में, जो जनता के से कह देते थे उनके बंगले पर कि मैं ये काम नहीं करूँगा, आप चाहें तो अगले चुनाव में मुझे हरवा दीजिएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता। नाराज़ भी होते थे, दोनों पक्षों में बहस होती थी। अच्छा बुरा छोड़ दीजिए, कैसे देखते हैं राजनीति के इस पक्ष को? नहीं, देखिए, जहाँ तक सवाल है, ये बात सही है आपकी कि अगर राजनीति में अगर आप साफगोई से बहुत सी बातों को अगर कहेंगे, हो सकता है क्षणिक सामने वाले को खराब लगे जी, लेकिन उसके बाद जब आप रिजल्ट देते हैं तो मैं ऐसा समझता हूँ कि बाद में लोग अप्रिशिएट करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जब बिलासपुर में मैं मंत्री बना, मैंने बिलासपुर की सड़कों को चौड़ी करने के लिए बहुत तोड़ फोड़ कराई। मेरा विरोध भी बहुत हुआ, क्योंकि वो शुरुआती दौर था, चुनाव तो था नहीं, और नाराज भी मेरे से बहुत थे। मैं तो जाने से डरता था उस मोहल्ले में। लेकिन जब वो सारा काम पूरा हो गया तो 5 साल बाद वही जनता बोले नहीं, इसने बिलासपुर के लिए किया है। तो मेरा अपना मानना है कि राजनीति के क्षेत्र में अगर आपकी भावनाएं सही हैं और आप दूसरों के लिए सोच के काम कर सकते हैं, हो सकता है कि शुरू में अप्रिय लगे, लेकिन बाद में उसी को ही जनता एग्जाम्पल मानती है, स्वीकारता मानती है। लेकिन आज के समय में कोशिश करता है कि आदमी कि सबको खुश रख सके, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि राजनीति के क्षेत्र में कभी कोई किसी को खुश नहीं रख सकता। ज़रूरत है आपके अंदर फीलिंग्स की, काम करने की शैली की, मिलने की शैली की। और मेरा एक बहुत ही अनुभव भी कह सकता हूँ कि आप कुछ मत करो, जनता को केवल एक विश्वास दिला दो कि मैं मेरे जनप्रतिनिधि का हाथ पकड़ सकता हूँ। आप ये मान के चलिए कि आपके चुनाव की 75% गारंटी है। बहुत सुंदर बात आपने की। और खुश करने की बात जो आपने की, तो खुश तो संसार में ही किसी को करना बड़ा कठिन होता है। ये तो असंभव सी प्रक्रिया है, जिनके लिए आप घर परिवार में भी पूरा जीवन देते हैं, वहाँ भी अगर आप एंड रिजल्ट देखेंगे तो कोई ना कोई मलाल किसी न किसी सदस्य के मन में रहेगा जी। एक चीज़ जो और मैं देख रहा हूँ कि राजनेताओं ने चुनाव को एक बहुत अपरिहार्य प्रणाली की तरह देख लिया है। सेल्फी, बर्थडे में जाना, परिवार के क्षेत्र, मैं देख रहा हूँ कि उसका बहुत समय अनप्रोडक्टिव कहूँ उसको मैं, या जनसंपर्क के कार्यों के बजाय वो अब पारिवारिक निजी आयोजनों का हिस्सा होने जा रहा है। और मैं विधायकों से मिलता हूँ, नेताओं से मिलता हूँ, 25 शादी है, 30 शादी है,
जिसमें से आप सिर्फ एक दिन में 6 शादी अटेंड कर सकते हैं। ये दबाव क्यों लिया नेता ने? नहीं देखिए, मैंने शुरुआती को क्वेश्चन भी आपका वही था, ये समझ का अंतर है। देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया में आज का युवक आकर्षित है, तो एक नेता की रिच ज़्यादा रहे, स्वाभाविक रूप से देखिए कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है। और ये बात भी सही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मिलने के चक्कर में दबाव भी होता है, और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि उसका जो मूल कार्य है, डेवलपमेंट करना, नीतियाँ बनाना, पॉलिसी बनाना, क्षेत्र के साथ न्याय करना, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। तो ये दोनों दायित्वों के बीच में अगर सामंजस्य नहीं बनाएंगे तो आप कितने ही लोगों से मिल लो, कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली उसके परिणाम सामने नहीं आएंगे। मेरा अपना ऐसा मानना है कि अगर आप ये सारी बातों को, जैसे शादी का है, अगर आप नहीं जा सकते हो, कोशिश करिए बाद में जा सकें, कोशिश करिए फ़ोन से बातचीत कर लें, या कोशिश करिए कि अन्य किसी माध्यम से उसको लगे कि भाई नहीं मेरे से स्नेह करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए टाइम मैनेजमेंट कहूँगा मैं इसको, कि भाई देखिए, एक जो राजनेता होता है उसकी पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसकी कुछ वैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस पद के लिए चुना गया है। इन तीनों का सामंजस्य जमाते हुए जो अच्छे से अच्छा हो वो करना चाहिए। अगर सामंजस्य नहीं जमाएंगे तो आप कुछ भी कर लीजिए, जिस परिप्रेक्ष्य में आप करना चाहते हैं उसके परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। क्रिकेटर जब फिट होते हैं, बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, टेस्ट में सेलेक्ट होते हैं, वनडे में सेलेक्ट होते हैं, फिर उसके बाद आईपीएल नाम की भी एक प्रणाली आ गई है। आईपीएल के पैरामीटर्स पे भी आगे चले जाते हैं तो कमेंटेटर हैं, कोच हैं, उनकी भूमिका लगातार रहती है। क्या आपको लगता है कि राजनीति में भी राजनेता की एक भूमिका, उसकी सलाहकार की भूमिका है, उसकी कोच की भूमिका है, किसी न किसी रूप में उसकी भूमिका हमेशा मौजूद रहती है? इसके लिए मैं सिर्फ बीजेपी तक कन्फाइंड नहीं कर रहा हूँ। क्या हमारे राजनीतिक दलों ने अभी ऐसी किसी व्यवस्था को बनाया नहीं है, बना नहीं पाए हैं? नहीं, देखिए, अभी तक बीजेपी में तो ये थोड़ा बहुत सिस्टम है कि भाई बीजेपी में एक उम्र दराज के बाद जो हमारे अभ्यास वर्ग होते हैं, कार्यकर्ताओं को बताने के लिए, हिस्ट्री के लिए बताने के लिए होते हैं, जिससे मन लगा रहे हैं। लेकिन जिस व्यापकता के साथ अनुभव को डिलीवर होना चाहिए, ये वास्तव में अपने यहाँ कहीं ना कहीं कमी रही है। मैं केवल पार्टी की बात नहीं करता। देखिए, अपने यहाँ जैसे कोई यंग एज में रिटायरमेंट हो जाता है सीएम के पद से या किसी पद से, वास्तव में उसके लिए बहुत कठिन समय होता है कि दूसरा कोई चीज़ वो कर नहीं सकता। बिल्कुल सही है जी। तो देखिए, जैसे अमेरिका का एक पैटर्न है, क्योंकि वहाँ एक बाध्यता है कि 2 टर्म से ज़्यादा कोई राष्ट्रपति बन नहीं सकता। हाँ। और अब एक्स राष्ट्रपति जो है वो करेगा क्या? तो वहाँ पर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी में ये व्यवस्था है कि वो जाके अपने लेक्चर दें, किसी विषय पे करें, और उनको बाकायदा पेमेंट होता है। तो वास्तव में ये मैकेनिज्म कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पार्टियों के अंदर भी, और ख़ासकर जो राजनीतिक से रिटायर होते हैं उनके लिए भी, ये कोई ना कोई मैकेनिज्म की आवश्यकता हमारे देश में है। क्योंकि ये जो असुरक्षा की भावना है, अगर आप किसी के सम्मान के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं करोगे तो जो अनसिक्योर्ड फील होता है, वो उस बात को दूरदर्शिता के आधार पर भांप के बहुत सी चीज़ें असुरक्षा के मामले में जो गड़बड़ी होती हैं वो करने लग जाता है। तो इसके बारे में व्यापक चिंतन की जरूरत है। बहुत अच्छी बात आपने की। जैसे मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो, पूर्व मुख्यमंत्री हैं सभी राजनीतिक दलों के, 2 ही दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी। आप वित्त मंत्री हैं रहे, तो अब कई सुझाव होंगे आपके पास। उन सुझावों को प्रस्तुत करने का मंच
एक तो ये है कि पब्लिकली फोरम पर आप अखबार में आलेख लिखें, उसके भी अर्थ निकाल लिए जाएंगे। तो बेहतर ये है कि एक मैकेनिज्म इवॉल्व होना चाहिए कि मौजूदा वित्त मंत्री हों, उद्योग मंत्री हों, खेल मंत्री हों, वो पूर्ववर्ती के पास जाएं। एक अवेयरनेस की ज़रूरत है देश में। देखिए, मैं हर चीज़ें सरकार के भरोसे नहीं हो सकती, संभव ही नहीं। देखिए, आज़ादी के बाद इस डेमोक्रेसी में एक विचार एक नागरिक के सबके मन में आता है कि सारा काम सरकार का है, और मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार एक सुविधा देने वाली, नीति बनाने वाली, पॉलिसी बनाने वाली संस्था है, लेकिन उन सारी चीज़ का लाभ अवेयरनेस के साथ पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा तो कोई भी देश तरक्की नहीं कर पाए, क्योंकि ये सोशल विषय है। बहुत बड़ी बात ये भी आपने कही, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही। बिलासपुर की तरफ मैं आता हूँ। बिलासपुर हमेशा ये कहा गया कि इसको इसका हक अभी तक नहीं मिला है, जहाँ इसको डेवलपमेंट के जिस पैरामीटर्स पे आगे बढ़ना था। और दुर्भाग्य ये भी है, माफ़ कीजिएगा, कि हम विकास का मतलब यही समझते हैं कितने शॉपिंग मॉल्स हैं बड़े बड़े, कितनी चमकती हुई सड़कें हैं, कितने बड़े बड़े ब्रांड हैं जो मुंबई में हैं, जो दिल्ली में है, जो बेंगलुरु में है, चेन्नई में है, वो है। यहाँ आपको क्या लगता है? मतलब एक मैं बहुत ईमानदार उत्तर चाहूँगा। हाँ, मैं ईमानदारी उत्तर दूंगा। जी जी, क्या किस चीज़ की कमी आपकी निगाह में? मैं ऐसा मानता हूँ कि राजधानी और कोई शहर की तुलना नहीं हो सकती। हाँ, ठीक बात है, तुलना नहीं हो सकती जी। लेकिन अगर कहेंगे तो मेरे ख्याल से देश में दूसरा या तीसरा उदाहरण होगा कि राजधानी के अलावा हाई कोर्ट है। मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में है या एक दो राज्यों में और है, यूपी में। नहीं तो जहाँ राजधानी है वहाँ कोर्ट रहती है। लेकिन बिलासपुर के साथ न्याय किया उस समय जब छत्तीसगढ़ बना, यहाँ हाई कोर्ट मिली। दूसरा देखिए, SCCL का मुख्यालय है, रेलवे जोन मिला है बिलासपुर में। यहाँ थर्मल पावर के हिसाब से NTPC मिला। आज यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, अच्छी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो तैयार करती है। सड़क, बिजली, नाली ये तो टेम्परेरी है, मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा। तो अगर आज आप देखेंगे तो बिलासपुर में कोई कमी नहीं है। एक विषय जरूर आता है कि आर्थिक प्रगति। देखिए, आर्थिक प्रगति का अपना एक इंडस्ट्री वहीं आएंगे जहाँ डिमांड है, सप्लाई है, रॉ मटेरियल है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है। लेकिन अन्य सेक्टर भी हैं, जैसे एजुकेशन हब बन रहा है, उसकी तैयारी चल रही है। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने, मैं सहमत हूँ आपसे। टूरिज्म है, ATR है, जैसे रेल लाइन में बहुत कम टाइगर रिजर्व है, उसको डेवलप करना। रिलीजन में है, महामाया है, हमारे यहाँ चतुरगढ़ है, वो एक अच्छा कॉरिडोर बन सकता है। वो सारी योजनाओं में है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो बिलासपुर को जो मिलना चाहिए वो मिला है। आगे जो होना है, इसकी इकोनॉमी का स्वरूप कैसे बदले, क्योंकि हर चीज़ हर जगह नहीं जा सकती। तो उस स्वरूप को बदलने के लिए भी सारी योजनाएं, वही आपने कुछ पाइपलाइन, हाँ, कुछ तो हिंट किया आपने मुझे कि धार्मिक पर्यटन की बहुत संभावना है। तो आपकी संकल्पना कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं, बढ़ ही रहा है। देखो, जैसे टाइगर रिजर्व है जी, हमारे यहाँ NTCA है, रिहेबिलिटेशन होना है। रिहेबिलिटेशन में पैसा बहुत लगता है, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ है। टूरिज्म के हिसाब से जैसे एक कॉरिडोर है हमारे यहाँ राजमहलगढ़ से लेके बुका डैम तक 100-150 किलोमीटर का, और छत्तीसगढ़ का एक बहुत अच्छा कॉरिडोर, वो ऑनलाइन है। एजुकेशन हब के लिए है, 3-3, 4-4 यूनिवर्सिटी हैं। अभी हमने कन्वेंशन सेंटर प्रारंभ किया, एक एजुकेशन हब के लिए बना रहे हैं। तो हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और टूरिज्म, इकोनॉमी, और ये, और जहाँ तक इंडस्ट्री का सवाल है, इंडस्ट्री भी आएंगे। क्योंकि आज अगर छत्तीसगढ़ का अगर हम बेस देखें तो मिनरल बेस इंडस्ट्री ज़्यादा है, स्टील है, एल्युमिनियम है, पावर है। तो स्वाभाविक रूप से देखिए, इंडस्ट्री वहाँ जाती है, या तो सेल हो या रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। तो वो, लेकिन अगर वैसे देखेंगे तो बिलासपुर डिवीज़न का खूब डेवलपमेंट है। कोरबा है, बिलासपुर डिवीज़न का ही हिस्सा है।
तो आप किसी शहर की तुलना नहीं कर सकते। मैं उन नेताओं के लिए जो चुनावी राजनीति को जीवन मरण का प्रश्न बना लेते हैं, खासतौर से नई पीढ़ी के राजनेता, मैं आपसे थोड़ा मैं चाहूँगा कि आप इस पर रोशनी डालें कि आप हमेशा सफलता की सुनहरी सड़क पर दौड़ नहीं सकते, कोई भी हो। राजनीतिक सेवा का एक माध्यम है, इसको बहुत सहज भाव में लेना चाहिए, क्योंकि जो भी राजनीति के क्षेत्र में आता है अगर सेवा भाव मन में है तो बहुत सहज से लेता है। देखिए, कभी अगर मैं भाजपा की बात करूं तो सिंबल इंट्रोड्यूस करने के लिए चुनाव लड़ते थे। अटल जी ने शुरुआती दौर पे कितने चुनाव हारे, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य पे जो लोग बहुत एक्स्ट्रा प्रयत्न करते हैं कि मैं सफल हो जाऊं, मरे जियो, वो क्या सफल होते हैं क्या? तो देखिए, कोई भी चीज़, सफलता असफलता, हर आदमी सफलता के लिए काम करता है, लेकिन असफलता भी मिलती है। अगर असफलता के समय में आप ये सोचें कि मेरे से कहाँ चूक हुई, फिर रिवाइव करेंगे। और दूसरा, एक स्वाभाविक, आपकी कोई गलती भी नहीं रहती है, कुछ नहीं रहता है, आप अच्छा काम भी कर रहे हैं, एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी जिसको बोलते हैं, जिसका कोई कारण नहीं होता, कोई कारण नहीं होता, बहुत हो गया और बेहतर करके देखें। ये पब्लिक भी करती है ये प्रयास, और अनेकों उदाहरण हैं कि पब्लिक ने सरकारों को बदला। मैं अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं, 15 साल हमारी सरकार अच्छी चल रही थी, लोग मान भी रहे थे, कुछ कमियां रही होंगी, मैं कोई पब्लिक को जिम्मेदार नहीं मानता। हम परिवर्तित हुए, सरकार हमारी, हम भी हारे, लेकिन 5 साल में उनको समझ में आया, फिर ले आए, और हमको भी समझ में आया। मैं केवल पब्लिक की बात नहीं करता, स्वाभाविक है, 15 साल में काम करते करते एक मन में भाव आ जाता है कि हम जो भी करेंगे जनता तो हमारे साथ है ही। तो हमसे भी चूक हुई, हमने भी उसका आत्मविश्लेषण किया, फिर आ गया। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र नहीं, जीवन के कोई भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में जीवन है, उतार चढ़ाव का नाम है। उस उतार चढ़ाव के क्षण में जो व्यक्ति चिंतन करता है, अपनी कमियों को पहचान के उसको ठीक करने की कोशिश करता है, फिर सफल होगा। एक और प्रश्न जो अभी उठा आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि आप संघ को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, बीजेपी के लिए। अभी मोहन भागवत जी ने भोपाल में एक कार्यक्रम में कहा कि बीजेपी के नज़रिए से संघ को देखेंगे तो ठीक नहीं होगा, विश्व हिंदू परिषद के नज़रिए से संघ को देखेंगे तो ठीक नहीं होगा। कैसे देखते हैं आप इसको? मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि आज ये कोई विषय ही नहीं है चर्चा का, जो विषय पे आप चर्चा कर रहे हैं। देखिए, संघ की स्थापना 1925 में हुई, 25 में हुई, शताब्दी वर्ष चल रहा है, शताब्दी वर्ष चल रहा है। स्थापना के समय से ही संघ की अपनी एक विचारधारा है, और उस विचारधारा में जहां जहां उनको लगा, उन्होंने अनुसांगिक संगठनों को खड़ा किया, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, राजनीतिक दल में भारतीय जनता पार्टी के हो। तो देखिए, मूल विचारधारा की जितने अवरोध थे उसको दूर करने के लिए अलग अलग विंग बने, और जब विंग बनते हैं तो उनकी प्रायोरिटी दूसरी होती है, उनकी कार्य पद्धति थोड़ी सी दूसरी होती है। तो सही कह रहे हैं सर संचालक जी कि उनकी कार्य पद्धति को आप संघ के नजरिए से मत जोड़ो, संघ का मुख्य उद्देश्य दूसरा है। तो देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, उसकी बहुत सी प्रतिबद्धताएं हैं, विश्व हिंदू परिषद है, उसकी बहुत सी प्रतिबद्धताएं हैं, लेकिन संघ का जो मूल उद्देश्य है, जिसके लिए काम करना और उसी के नीचे अनुसांगिक संगठन बनाना, तो भी ये केवल उस नजरिए से केवल संघ को ना देखें, वो ठीक है, लेकिन ये जितना, और शुरू से देखिए जी, संघ की विचारधारा रही है कि भी समाज के क्षेत्र में उत्थान करना, समाज का जागरण करना, और जो हमारा हिंदुत्व है उसको वो करना, शुरू से रहा है। करीब करीब 4 दशकों से अधिक का राजनीतिक जीवन, उसमें 5वां टर्म विधायक का,
तमाम चीज़ें अपने साथ चलती। पहले तो कैसे देखते हैं आप छत्तीसगढ़ की सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं? 2 साल में हम लोगों ने, क्योंकि जो मोदी गारंटी 2023 था उसके बनाने में मेरे भी कन्वेयर की भूमिका थी। तो मुझे प्रसन्नता है कि उस सारे कामों को 2 साल में पूरा किया। कि विकसित भारत के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ अगर कोई बना सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बना सकती है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के मैं 2 टर्म की तुलना करता हूँ। 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना, 2002 से 3 तक कांग्रेस की सरकार रही। बड़े बड़े दावा करने वाले 3 साल में विदा हो गए। 15 साल हमारी सरकार रही। 5 साल में आए और तमाम कहना चाहिए कि कैंट वाली योजनाएं, लेकिन उनकी जो कार्यशैली थी जनता ने बखूबी समझ लिया। तो एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ, वो हमारे लिए कहना चाहिए कि सुखद भी है और हमारे लिए चुनौती भी है। छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, उसके साथ चलना चाहती है। क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कांग्रेस को दोनों कार्यकाल से छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी जानती है कि छत्तीसगढ़ स्टेट भारतीय जनता पार्टी के समय में ही समृद्ध होगा। लेकिन ये हमारे लिए चुनौती भी है, क्योंकि इतनी बड़ी अपेक्षाएं, इतना बड़ा जन समर्थन के साथ हमारी तरफ देख रही है, वो हमारे लिए चुनौती भी है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड रहते हैं। हमारे बड़े नेताओं का मार्गदर्शन है और हम इस स्टेट को बहुत अच्छे से चलाएंगे। और 2 साल हुआ है, आगामी गवर्नमेंट भी भारतीय जनता पार्टी की होगी। बस्तर नक्सल मुक्त होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। क्या आपको लगता है कि वो पूरी देश में और दुनिया में एक उदाहरण बनेगा कि किस तरह से बस्तर एक विकसित, समृद्ध और नगीना बनेगा, देश का ही नहीं? जी, निश्चित तौर पे। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य को नक्सलवाद विरासत में मिला। 84-85 के बाद बस्तर चपेट में आया। बस्तर टूरिज्म के हिसाब से भी देश का सिरमौर बन सकता है और मिनरल के हिसाब से भी, औद्योगिकरण के हिसाब से भी बस्तर में पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन नक्सलवाद के कारण बस्तर क्षेत्र कहना चाहिए कि प्रभावित रहा विकास से, और उसके कारण छत्तीसगढ़ भी प्रभावित रहा। मैं केवल बस्तर की बात नहीं करता, क्योंकि छत्तीसगढ़ का ही हिस्सा है। लेकिन 2014 के बाद न केवल छत्तीसगढ़, पूरे देश से नक्सलवाद मुक्त करना एक संकल्प के साथ मोदी जी की सरकार, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो प्रयास किया, वही सरकार है। सरकार पहले भी थी, सरकार आज भी है। वही कहना चाहिए फोर्सेस पहले भी थी, आज भी हैं। लेकिन इनकी एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी और उस दृढ़ शिक्षा शक्ति से आगे बढ़े, योजना से आगे बढ़े। आज लगभग छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त है। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि 2047 का हमने विजन बनाया है। अगर हम थोड़ा सा तेज गति से काम करें तो इस छत्तीसगढ़ को हम 35 और 40 में ही विकसित बना देंगे। शुभकामनाएं। और बस्तर बहुत बदल रहा है। जी, बहुत तेज़ी से बदल रहा है। ख़त्म कर रहा हूँ इस सवाल के साथ, आपके प्रशंसकों के मन में ये बड़ा मलाल है कि आप तमाम योग्यता और डिज़र्व करने के बाद मंत्री नहीं बने हैं आप, और उनका ये भी मानना है कि बिलासपुर का, जैसा आपने कहा हम भी मानते हैं, आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर अमर अग्रवाल जी जैसे सीजन पॉलिटिशियन आते हैं उस भूमिका में, जो उन समर्थकों का बिल्कुल मानना है और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर भी मानते हैं, कि क्या कहेंगे ऐसे अपने प्रशंसकों से, समर्थकों से? मैं देखिए, प्रशंसक क्या, सब मिलते भी रहते हैं। पार्टी ने ही मुझे जनप्रतिनिधि बनाया, पार्टी ने ही मुझे 15 साल का अवसर दिया। आज भी विधायक मैं पार्टी से हूँ, भाजपा से ही हूँ, और सरकार हमारी है। पद महत्वपूर्ण नहीं है, अनुभव का लाभ ले ही रही है। और रही बात पद का, भाई देखो, ये तो एक परिवर्तन है, दायित्व हैं, बदलते रहते हैं। कभी विरोधी दल के विधायक के रूप में भी काम किया शहर में, उसके बाद चुनाव जीते। उसके बाद मंत्री के रूप में भी काम किया, अपोजिशन में
बिना विधायक के भी काम किया। दायित्व बदलते रहते हैं। और जहाँ तक सवाल है कि दायित्वों का, पार्टी ने अभी कुछ लोगों को अवसर दिया है, वो सरकार में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ध्यान रखती है, समय समय पर जो अनुकूलता रहती है या भविष्य को सोच के निर्णय होते हैं, उसमें हम सबकी सहभागिता है और आगे भी रहेगी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि पद महत्वपूर्ण नहीं होता, पार्टी ने इतना ऊंचा कद बना दिया है कि मेरे लिए वही पर्याप्त है। बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए अमर जी, और बहुत शुभकामनाएं आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए, जिसमें बहुत से महत्वपूर्ण पड़ाव हम सभी और आपके फॉलोअर्स भी मानते हैं कि अभी शेष हैं। उन सब के लिए शुभकामनाएं। लेकिन आप हमेशा की तरह अपनी राजनीतिक दर्शन विचार शैली में संतुष्ट प्रतीत होते हैं, और वो ये कहते हैं कि 2047 नहीं, मुझे तो उम्मीद है कि जिस तरह नक्सल मुक्त बस्तर और छत्तीसगढ़ जिस तरह से विकास के रास्ते का साथी होकर आगे बढ़ रहा है, ये 2035 तक या 40 तक या उससे पहले भी अपने को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकता है। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर मिलेंगे। नमस्कार।